ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, क्या है इनमें डिफरेंस? आपको सच में किसी से प्रेम हो जाता है तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आपकी किताब का नाम है आखिरी इश्क, तो आखिरी इश्क का नाम कहाँ से आया? क्या होता है एक तरफा प्यार? अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने वाले से, बस वही एक तरफा प्यार है। दैट्स इट। दो पंक्ति किसी भी गाने की, किसी भजन की या कोई शायरी अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो? कि उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसे मेरा होना चाहिए। अधूरा इश्क गहरा होता है? एक्चुअली अधूरा इश्क ही पूरा होता है। आप ये कहना चाहते हो कि हमें किसी की सोल से इश्क है, तो लव मैरिज क्यों टूट जाती है? पर्सन तो वही है ना। क्या मोहब्बत में नफरत होती है? होती है। मोहब्बत में टच जरूरी है या ट्रस्ट? ट्रस्ट ही मोहब्बत है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता और आपका बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट के जरिए हम बहुत कुछ बताते हैं कि आपके दिल की बात क्या होगी, आपके दिमाग को क्या करना चाहिए। लेकिन आज एक किताब के बारे में बात करेंगे। किताब का नाम है आखिरी इश्क। जी हाँ, आखिरी इश्क किताब का नाम है और इस किताब की लेखिका हैं डॉक्टर स्वर्णिमा, जो हमारी गेस्ट हैं। और आई बिलीव ये किताब आपको इश्क के रिगार्डिंग भी दिखेगी, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग भी दिखेगी और आपको एक मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस आपको ये किताब देगी। किताब लॉन्च हो चुकी है, अमेजोन पर अभी अवेलेबल है। आप भी प्लीज ट्राई करें और प्लीज इसको पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन आज इस सब के बारे में बताने, आखिरी इश्क के बारे में बताने के लिए स्वयं हमारे साथ लेखिका मौजूद हैं। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड ऑडियंस के बहुत सारे सवाल हैं, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, किताब को लेके बहुत सवाल हैं। किताब की मैसिव सक्सेस के बाद सब लोग इस किताब को पढ़ना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, और मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये पॉडकास्ट प्लीज पूरा देखिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप कहानी के बारे में जानने के लिए, लेकिन वो सस्पेंस हम नहीं बताएंगे क्योंकि उस सस्पेंस को बता के मजा नहीं आएगा, है ना? तो पूरा प्लीज पॉडकास्ट देखिए और इस किताब को जरूर पढ़ना। किताब का नाम है आखिरी इश्क। थैंक यू डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सब सही चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। लखनऊ कैसा है? बहुत बढ़िया। लखनऊ हमेशा से ही बहुत बढ़िया रहा है। लखनऊ हमेशा बहुत बढ़िया रहता है। अभी तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। हमारी ऑडियंस को एक्साइट आप हमेशा से करती रहती हैं, लेकिन इस बार बहुत अलग तरीके से, बहुत मैसिवली तरीके से। बिल्कुल। आखिरी इश्क क्या लाई है किताब में? कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके। मतलब आप जज नहीं कर सकते कि बुक में क्या होने वाला है। ओके। बिल्कुल नहीं। एंड जिस टाइम आप बुक को पढ़ रहे होंगे जी, तब भी आप जज नहीं कर सकते। मतलब मैं शर्त लगा सकती हूँ, आप जज ही नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वाओ, इतना सस्पेंस, इतना थ्रिलर। मतलब सारी चीजें बहुत स्मूथली हैं और बहुत रियलिस्टिक है। और स्पेशली अगर हम लव के बारे में बात करें, प्रेम के बारे में बात करें, तो बहुत एक एक्चुअल में हर व्यक्ति जिस प्रेम को चाहता है, जो मैंने नोटिस किया है, वो आपको यहाँ मिलेगा। आइडियल इश्क वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है स्वर्णिमा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, क्या है इनमें डिफरेंस? बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंस कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अभी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम एक बहुत गहरा शब्द है जिसकी डेफिनेशन हम ना कर पाए, जो शब्दों में बयान ना हो सके। मुझे लगता है कि वो इश्क होता है। और बेसिकली प्यार तो हर किसी को हो रहा है जी। मोहब्बत वो है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है, लाइक शादी वादी तक चला जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्यार की मंजिल शादी है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। प्यार की मंजिल क्या है? प्यार की एक्चुअली कोई मंजिल ही नहीं होती है। प्यार सफर है। ओह माय गॉड, दिस इज सो जो चलता रहता है, मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको सच में प्रेम है तो मैं यही मानूंगी कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अगर खत्म हो गया तो इश्क था ही नहीं। अगर खत्म हो गया तो इश्क था ही नहीं। ओह माय गॉड। किताब का नाम है आखिरी इश्क। क्या हम इसमें पहली मोहब्बत की बात करेंगे या आखिरी इश्क की बात करेंगे या मोहब्बत की बात ही नहीं करेंगे? एक्चुअली हम इसमें एक बहुत डीप प्रेम की बात कर रहे हैं। जितना मैंने
ऑब्जर्व किया है। मैंने कहानी को लिखने में ज़्यादा समय नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ काफ़ी छोटी थी, मुझे लग रहा है कि तब से मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लिखती थी। अच्छा। एंड बहुत बार मैंने ट्राई किया कि मुझे नॉवल लिखना है, बट पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब मुझे लग रहा है कि वही 6th 7th ऐसे कुछ रहा होगा मेरा। तब अभी से शायद आप 12th में है, राइट? अभी तो लाइक मतलब अभी तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जी। कोई चाहे वो मतलब टीनेजर्स तो खैर कह सकते हैं, उनको भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जिस प्रेम की तलाश करता है, हम कितने भी लोगों के साथ मतलब जुड़ जाते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन है। Exactly. बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते हैं। क्योंकि अगर हमें कहीं सुकून मिल जाएगा तो ऑब्वियसली कि हम वहीं पे ठहर जाएंगे। तो वो चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि मतलब मैंने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज जैसे देखते हैं, हम सभी देखते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू टीनेजर्स को मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। बट एंड ऑफ द डे हर किसी को चाहिए कुछ डीप, लाइक सुकून। तो वो कहीं ना कहीं खो गया है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेम खो गया है। जो चल रहा है वो क्या है ये तो ऑडियंस को पता होगा, लोगों को पता होगा, बट प्रेम तो नहीं है। कुछ भी है बट प्रेम तो नहीं है, ये तो तय है। ये तो मुझे लग रहा है कि अगर हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। 2025 में हम जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, जहाँ पे डेटिंग के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस आ गई हैं। कहाँ आप एक किताब लाकर एक इश्क के बारे में बता रहे हो? मतलब ज़माना बहुत बदल गया है। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन फीलिंग्स नहीं बदलती हैं। नाइस। जो फीलिंग्स हमारे दादा परदादा के अंदर थी, वही हमारे पेरेंट्स के अंदर थी, वही हमारे अंदर हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बच्चे को ढूंढते हैं। मतलब हम अपने लाइफ पार्टनर से टेक केयर चाहते हैं जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो वासना के बारे में है ही नहीं, हमने बना दिया है। प्रेम एक्चुअल में तो वात्सल्य होता है। क्योंकि आप मतलब मैं आपसे पर्सनली सवाल करना चाहूँगी, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, या आपका फ्यूचर में कोई भी अगर आपका रिलेशन होगा, तो आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें रोमांटिक और ये सब चीज़ें होती हैं, बट आखिर में हम, मुझे लग रहा है कि दिन में हम शायद एक बार या हफ्ते में या महीने में हम वासना के बारे में सोचते हैं। बट ओवरऑल हमें वाइफ से जो टेक केयर मिलता है, जो प्यार मिलता है, या हमारी वाइफ हमसे जो प्यार चाहती है, उसको वो वात्सल्य ही है। क्यों लड़के चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनकी माँ जैसी हो? सही बात है। क्यों लड़कियां चाहती हैं कि मुझे मेरे पापा जैसा लड़का चाहिए? वात्सल्य की वजह से। वो जो प्रेम जो वहां से मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन है बेसिकली हमारे देश में, कह सकते हैं, जहाँ पे लाइफ के एंड तक सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं हम, जैसे हमारे भाई बहन दूर हो जाते हैं तो हम अपने लाइफ पार्टनर में ही ढूंढते हैं। हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं तो हम अपने लाइफ पार्टनर में ही ढूंढते हैं। हमारे बच्चे चले जाते हैं तो भी हम अपने लाइफ पार्टनर से वो टेक केयर, वो प्यार ढूंढते हैं। तो जिस दिन ये वात्सल्य वापस आ जाएगा, उस दिन प्रेम वापस आ जाएगा। आपकी किताब में जो फीमेल कैरेक्टर है ध्वनि, या ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद लोगों को मीरा सा प्रेम दिखेगा या राधा सी मोहब्बत दिखेगी? मुझे लगता है कि ये प्रेम सती जैसा है। सती जैसा है मतलब कि मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया, राधा ने भी प्रेम किया ऑब्वियसली, लेकिन सती का जो प्रेम था, एक मतलब एक सन्यासी को गृहस्थ बनने पे मजबूर कर देना,
तो मुझे लगता है कि इससे, क्योंकि पहली लव मैरिज भी उनकी थी। बिल्कुल, ये चीज आपने बुक में भी मेंशन की, राइट? पहली लव मैरिज भी उनकी थी। सो ये मतलब प्रेम, मुझे ऑब्वियसली प्रेम तो प्रेम होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव और सती जैसी कहानी है कि मिलने के लिए, मतलब शिव से मिलने के लिए सती ने दोबारा जन्म लिया। हालांकि हम इसमें दोबारा जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको फील वही आएगा कि उस इंसान का दोबारा जन्म हुआ है, या मतलब आपको ये कैरेक्टर ऐसा फील कराएगा कि आपको, कि मतलब जन्मों जन्मों का रिलेशन आपका है। ये वाला फील आपको आएगा। अच्छा, हम जो ये नाम सुन रहे हैं, किताब का नाम है आखिरी इश्क, इज इट जस्ट अबाउट लव, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, या उससे कहीं कुछ और है? उससे बहुत ज्यादा है। प्रेम के बारे में तो हमने ऑब्वियसली, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस स्टोरी में हीरो ने हीरोइन को प्रपोज नहीं किया, हीरोइन ने हीरो को प्रपोज नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को कभी आई लव यू नहीं बोला। ओके। एंड मतलब आपको वो कुछ इसमें नहीं मिलेगा जो आप इश्क के नाम पे ढूंढ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक बहुत रोमांटिक लव स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आखिरी इश्क आपके लिए नहीं है। Okay, so this is not about a romanticism and a romantic story. This is more than that. Please explain. ये उससे बहुत ज़्यादा है। हाँ. आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि लाइक अभी जैसे हमारा यूथ है, तो मतलब हालांकि मैं भी उसी में हूँ बिल्कुल, हम सभी उसी में हैं। थोड़ा सा कुछ मतलब एज से ज्यादा कभी कभी मैच्योरिटी हो जाती है। कभी कभी पॉडकास्ट में वो ज्यादा दिखती है, राइट? तो ऐसा है ना कि मतलब जो अभी का जो प्रेम है, जैसे कि मल्टीपल पार्टनर्स का एक है, लोग ठहर नहीं पा रहे हैं। और उसी में क्या हो रहा है कि लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो एक के बाद दूसरा रिलेशनशिप आराम से वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, बट दो में कोई एक ऐसा होता है जो बहुत सीरियस होता है। ट्रू। सो आफ्टर दैट जब आपने मूव ऑन कर लिया, तो आपने पीछे क्या छोड़ा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई बार इंसान पूरी लाइफ मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता। मतलब कि ऐसा, क्योंकि जब हम ट्रस्ट एक बहुत बड़ा शब्द है, मतलब प्रेम कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, और जब वो टूटता है तो कई बार पूरी लाइफ निकल जाती है, बट हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कि वो एक इंसान हमारी पूरी दुनिया होता है। और जब वो एक इंसान हमें धोखा देता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। मतलब इस स्टोरी में जिस इंसान को लाइक कह सकते हैं कि जिसकी वो पूजा करती है, प्रेम से भी कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, उस इंसान के आने पे भी उसको स्टार्ट से एंड तक ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो वो उसको ऐसा लगता है कि लव मेरे लिए नहीं है। तो ये एक बहुत डीप फीलिंग है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई ऐसा नहीं है जिसने लाइफ में एक बार सच में किसी को प्रेम ना किया हो। या तो आपने किया होगा या आप करेंगे, क्योंकि एक बार तो सबको होता है। सो हर व्यक्ति रिलेट करेगा, चाहे हमारे टीन हो, आप, मैं हूँ, या फिर हमारे जो लाइक पेरेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर पढ़ेंगे वो भी रिलेट करेंगे। मतलब हर जनरेशन के लिए ये बुक परफेक्ट है, जिसमें हम वल्गैरिटी की बात नहीं कर रहे, हम शालीनता की बात कर रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई रोमांस नहीं है, और दूसरे नजरिए से देखें तो बहुत रोमांस है। क्योंकि रोमांस मुझे लगता है कि साथ में रहने से ज़्यादा वो एक जो फीलिंग होती है ना, कि किसी को सोच के आपको जो फीलिंग आती है, वो रोमांस उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लाइक मतलब कि एक बार देखने के लिए इंसान सोचता है कि बस एक बार। अब मीरा को क्या चाहिए था, सब कुछ छोड़ दिया, कि मतलब एक बार उनको कृष्ण को देखना था। सो
प्रेम जो है वो लाइक मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सच में किसी से प्रेम हो जाता है तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। वो आपकी लाइफ में है नहीं है मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं, वो सिखा के जाता है। वो आपको मतलब जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी लाइफ में आया और आपकी लाइफ बेटर हो रही है, दैट इज लव। अच्छा, हमारी ऑडियंस में थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती है कि राइटर वाली जो स्वर्णिमा है वो कहाँ से बनी, क्योंकि प्रोफाइल अलग कहती हैं, चीज़ें अलग कहती हैं। पैशन राइटिंग का था और बहुत प्यारी किताब भी लिख दी है और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है, आई बिलीव सबको बहुत पसंद आएगी किताब। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बता पाएँ, कब से शुरू किया? एक्चुअली मुझे शुरू से ही कुछ ऐसा था कि मतलब मैं लाइंस ऑटोमेटिकली लिख देती थी। मेरे पास पता नहीं कितनी डायरीज भरी पड़ी है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्रोफेशनली कभी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की हो। ठीक है। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लाइक ये सब चीज़ें एक जो आर्टिस्ट से रिलेटेड, जो भी एक आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा घर वाले ध्यान वैसे भी नहीं देते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ। हाँ, और आई थिंक वो भी गलत नहीं है। हाँ, सो बेसिकली राइटिंग का तो हमेशा से था अंदर एक, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, बट हाँ मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। मतलब जो मुझे समझ आया, जो मतलब दिल में था, जो समझ आया वो मैंने लिखा। और बेसिकली मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरीके से ये कहानी मैंने लिखी है जी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो बस वो मेरी माँ है, दैट्स इट। वो भगवान और ये सब मुझे नहीं। तो मैं वैष्णो देवी बहुत जाती हूँ, और तो कहीं ना कहीं इमिडिएटली मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आए। लाइक मुझे डेली डायरी लिखने का बहुत शौक है, तो मैं ऐसे डेली डायरी टाइप का कुछ लिख रही थी, और वहीं से ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। मतलब विद इन 45 या 40 डेज में मैंने पूरा नॉवेल कंप्लीट किया। वाओ। और लाइक ऐसा होता है ना कि आप सोच के बैठते हो कि हम ये लिखेंगे। हाँ जी। मैंने एक भी वो वर्ड नहीं लिखा जो मैं सोच के बैठी। मतलब मैंने सोचा कि अब ये ऐसे 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 स्टोरी जाएगी, बट जब मैं लिखने बैठी तो मैंने कुछ और लिखा। सो इस कहानी के एक भी वर्ड के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो हैं उन्होंने जो भेजा वो मैंने लिख दिया। तो और बेसिकली तो वैसे मैं 2018 से रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ। ओके। मतलब मेरे साथ आप जमीन भी बनाती हैं और कहानी भी। नाइस। मेरे साथ सारी चीजें इतनी डिफरेंट है ना कि किसी का कुछ आपस में लेना देना नहीं है। और सब फिर भी इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो 2018 में बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था रियल एस्टेट सेक्टर में जी। और फिर हमने अपनी कंपनी बनाई। मेरे एक बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर राकेश गंगवार जी। सो उन्हीं की प्रेरणा से कहीं ना कहीं मैंने इसको, मतलब एक होता है ना कि उस टाइम तक मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो ये बोले कि ये मतलब तुम अच्छा लिख रही हो, इसको आगे करो। तो बट उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि साइड से लिखते रहो, जो दिल में आए लिखते रहो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। सो बीच में मैंने बंद किया, बट फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो ऐसे जर्नी चलती रही एक। और मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं उनका टच मेरी कहानियों में स्पेशली दिखाई देता है। तो अभी मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ। हमारी अपनी कंपनी है स्टेटस के नाम से। अयोध्या में भी हमारे प्रोजेक्ट हैं और लखनऊ में भी हैं। वेरी नाइस। तो एक अच्छी मार्केटिंग टीम भी है हमारे पास जी। तो बहुत स्लो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। क्योंकि मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना कितना महत्वपूर्ण होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो मुझे पता है। सो मैंने 2 साल काम किया लखनऊ में, बट मुझे लगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। मतलब कोई हम एक ज़मीन खरीदने के लिए कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपना जेवर तक बेच देती हैं कि चलो ठीक है ले लेंगे, अभी घर बना लो, ज़मीन बना लो। तो घर प्रॉपर्टी हाँ एक इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी का भी पैसा वेस्ट जाए जी। सो अप डाउन्स चलते रहते हैं क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, कोई फंड हमारे पास नहीं था लगाने के लिए। मिडिल क्लास में अक्सर ये हमने चीज़ें नोटिस भी की। मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो
हमने वहीं से अपने खर्चे भी चलाए, उसी से हमने बिजनेस भी किया, और ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टर्स हमारे साथ बहुत अच्छे थे जिन्होंने उस टाइम पे हम पे भरोसा किया, अभी भी बहुत भरोसा करते हैं, उनके सपोर्ट से हम आगे बढ़े। सो बेसिकली वो एक जर्नी चल रही थी, और उसी बीच में एक थॉट आया दिमाग में और मुझे लगा कि चलो ठीक है। मैंने कई बार कहानियाँ लिखी हैं, बट बेसिकली वो नॉवेल नहीं बन पाई, एक कहानी तक ही सीमित रह गया। देखेंगे अभी, अगर मतलब कुछ टाइम के बाद टाइम मिलेगा तो मैं कलेक्ट करके फिर एक बुक करवा दूंगी, क्योंकि वी आर रियली वेटिंग मैम, बिकॉज हम लोग तो खुद से चाहते हैं, बिकॉज ये कहानी देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि राइटर ने पहली बार कोई किताब लिखी है। लिखी कहानियां बहुत होंगी, हो सकता है बस पहली बार किताब में वो दिखेगा, हाँ, एक ढांचा बन के दिख के आ गया कि एक किताब है, हाँ, लेकिन ये तैयारी बहुत पहले से चल रही है। बहुत, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं भी 32 की हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं 12-13 साल की रही होंगी। आप 32 के हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? दैट्स सो नाइस। आपकी कहानी में जो कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी लगती हैं कि उनके वजूद की कहानी है। हाँ, प्रेम की कहानी लगती है, कई बार नहीं लगती है, लेकिन वजूद की कहानी है। एक औरत के लिए उसका वजूद कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए, मैं ऐसा कहूँगी कि हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हमें बराबरी चाहिए जी। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ट्रू। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बेसिकली हमारा ये मानना है कि हमें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सब चीज़ें। मैं कहती हूँ कि आप एक ऐसे कंपटीशन में हो जो आप कभी विन नहीं कर सकते। आप लाइफ में कभी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात का। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सी औरतें होंगी जो आपके खिलाफ हो जाएंगी। बिल्कुल। इसका रीजन बताइए। बिकॉज कि आप एक मदर हो, आपने जिसको जन्म दिया है आप उसकी बराबरी करना चाहते हो। नाइस। सो हमारा नजरिया है वैसा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए जब हमारे देश में वैसे अगर हम काफ़ी पीछे जाएंगे तो खैर कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब घूंघट करना या पढ़ना, पढ़ाई लिखाई नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत पीछे अगर हम जाएंगे। बट अगर हम बीच की भी बात करें तो जिन औरतों को पढ़ना था उन्होंने उस टाइम पे भी पढ़ा। बिल्कुल। हमारे पास एक नहीं, सावित्रीबाई फुले, हजारों लाखों ऑप्शन है जी। और मुझे तो लगता है कि मतलब अब मैं ऐसी बात बोलने जा रही हूँ जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर सावित्रीबाई फुले जिंदा होती तो उनको अफसोस होता क्यों उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की बात की। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। समझाइए। क्योंकि एक बात बताइए मुझे कि जिस लड़की को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, कितना कुछ सहा उन्होंने, उनके हस्बैंड ने, मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, और आप देखिए कि कितने % लड़कियां हैं जो उसको सफल कर रही हैं। नहीं है, मतलब कि हम, मतलब मैं ऐसे समझाऊंगी कि मैं लड़कियों की बात छोड़ देती हूँ, हम लड़कियों को छोड़ देते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम एक सोल की बात करते हैं। ओके, हम एक सोल की बात करते हैं क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। Exactly, perfect. एक सोल की अगर बात करें, हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया एज अ सोल, ठीक है। वो हमें पढ़ने लिखने के लिए कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, हमारे पैदा होने से पहले से वो प्लानिंग करते हैं जी, राइट, बचत करते हैं जी, और उस पैसे को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? प्यार, मोहब्बत, आशिकी, मतलब आपने ऐसा बना दिया है उसको कि 2 मैच्योर पर्सन बैठ के प्यार के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वासना इतना, मतलब कि इतना उस चीज़ को जो दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है, जो जिसके बिना कुछ नहीं है दुनिया में, उस शब्द को हमने इतना खराब कर दिया है। प्रेम ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, अगर आपका कैरियर नहीं है, मेल फीमेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आपका कैरियर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है।
एट दिस, अगर इस टाइम की हम बात करें तो, क्योंकि जितना फ्रीडम आपको, आप बहाने बना सकते हो, बहुत बनाते भी हैं आप मतलब दोनों, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, लड़के भी बहाने बनाते हैं, वो मेरी मम्मी ने मुझे मना करा बाहर जाने के लिए, वरना तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन ही जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आई हेट दिस वर्ड लिटरली। आई मीन, आप ड्रिंक कर रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं रोक रहे हैं आपको, आप अफेयर कर रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, तब आपको पेरेंट्स याद नहीं आते हैं। बट कैरियर की बात आती है तो वो, मुझे तो आर्मी में जाना था बट मेरी मम्मी ने नहीं जाने दिया, ब्लेम कर देते हैं, ब्लेम कि आप अपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए कोई भी इंसान जब किसी पॉइंट पर जाता है तो उसने बहुत संघर्ष किया होता है, चाहे उसको जितना, मैं कह रही हूँ कि किसी को कितना भी सपोर्ट मिले, बट फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी हमें बाहरी तौर पे करना होता है, कभी इंटरनली हमें करना पड़ता है, बट हमें करना पड़ता है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उसका फायदा उठाइए। एक बात सोचिए, अगर आज मैंने 12th किया है तो मुझे कैसा लड़का मिलेगा शादी के लिए? 12th पास। अगर वही मेल पर्सन है, उसने 12th किया है तो उसी कैटेगरी में मिलेगा। बट अगर मैं एक IAS अधिकारी हूँ, अब आप बताइए, क्या हमारे बीच में जाति आएगी? नहीं आएगी। क्या हमारे बीच में सुंदरता आएगी? अगर आप एक बिल्कुल कम सुंदर पर्सन को भी आप पसंद करोगे, आपके घर वाले कहेंगे अरे वो IAS है तो वो वैसी लड़की ढूंढेगा ना। तो मतलब प्रेम को अगर आप पाना चाहते हो तो आप उसके लिए संघर्ष करो, आप उस लायक बनो। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि उस सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया या मैंने किसी को छोड़ दिया, लेकिन कुछ भी प्रकृति आपको उतना ही देती है जितने के आप लायक हो, उससे ज्यादा आपको नहीं देती है। लेकिन इसका ना कॉन्ट्रेरी में दूसरा तरीके से भी कहते हैं लोग कि अगर मैं आपका प्रोफेशन देख के मोहब्बत करूंगा तो क्या मोहब्बत की मैंने, अगर मैं ये देख के आपका करूं कि आप IAS ऑफिसर की बेटी हैं या आप एक लेखिका हैं तो मैं इस तरीके से आपसे मोहब्बत करूंगा, मुझे देखना ही नहीं है उसका, मुझे आंखों से इश्क हो गया है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। समझाइए। अभी रिसेंटली हमने देखा था, मैं मतलब ऐसे हम कोई भी केस उठा के देख सकते हैं जी। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमें किसी की सोल से इश्क है तो लव मैरिज क्यों टूट जाती है? पर्सन तो वही है ना। जब घर के राशन की बात आती है ना, जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है ना, तो सारा इश्क का भूत उतर जाता है। और फिर अगर आप जो बोल रहे हो, अगर हम वही बात करें तो फिर तो इश्क को पाने की बात ही नहीं करनी है। वो अगर उस लेवल का आपका प्रेम है तो हासिल करने की तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल, एक तरफा प्यार भी हो सकता है। एक तरफा क्या, मैं कहती हूँ कि मतलब प्रेम दो तरफा कभी होता ही नहीं है, प्रेम हमेशा एक तरफा ही होता है। अगर दो लोग हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक को हमेशा बहुत ज्यादा प्रेम होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर प्रेम इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे प्रेम नहीं किया? आपने वो प्रेम क्यों नहीं निभाया? वो प्रेम आपने क्यों नहीं निभाया? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, कुछ केसेस पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। लाइक अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपका बच्चा किसी सही इंसान के साथ में है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि देखिए, कैरियर है हमारा, और हमारा जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात मैरिज की, तो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोल देते हैं कि अरे वो मतलब बहुत लंबा रिलेशन था, अच्छा था, प्रेम था, सब कुछ था, बट हम बोल देते हैं कि मेरे पिताजी नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। ठीक है, आई एग्री, बट आप ठीक है, आप उस व्यक्ति से शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकते, बट आप ये तो कह सकते हो कि वो नहीं तो कोई नहीं। बिल्कुल, तो मैं मानूं कि प्रेम है जी। आपने शादी भी कर ली, आपके बच्चे भी हो गए, फिर भी आप पुरानी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो या आप पुराने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, ये कौन सा प्रेम है? बिल्कुल सही बात। ये प्रेम नहीं होता है, ये सब फालतू की चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं है। आजकल एक नई क्योंकि जनरेशन नहीं है तो हम बात करते हैं कुछ नई टर्मिनोलॉजीज की। एक वर्ड होता है ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। आप समझती हैं इन चीज़ों को? नहीं, मैं बताता हूँ। ग्रीन फ्लैग मतलब लेट्स सपोज आपके लिए कोई लड़का ग्रीन फ्लैग है, मतलब ही इज द बेस्ट गाय। रेड फ्लैग मतलब
ये लड़की मेरे लिए खराब है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए कि अगर लड़की स्मोक करती है तो वो रेड फ्लैग है, अगर लड़की मंदिर जाके पूजा करती है तो वो ग्रीन फ्लैग है। क्या आप मानती हैं कि इश्क को इस तरीके से तोलना चाहिए कि ये ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है? मैं आपको एक बात बताऊं जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम इश्क ढूंढ क्यों रहे हैं। हम 15-16 साल के हो रहे हैं, हम एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे, हम प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हम कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे, हम प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। आपने 15 साल की एज में किसी से अफेयर कर लिया, आपका प्रेम बहुत सच्चा है, आप दोनों बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट अपना कैरियर बर्बाद करके आप क्या कर लोगे फ्यूचर में? एक जैसे एक प्रेम एक पिता का होता है अपनी बेटी के लिए, अगर वो प्रेम आप अपनी वाइफ को दे सकते हो, प्रेम होता है एक माँ का अपने बेटे के लिए, कि पिता ने मना कर दिया कि नहीं बाइक नहीं दिलाएंगे, तो माँ चुपके से दिला रही है कि अरे कोई बात नहीं दिला दो, क्या हो गया, बच्चा है हमारा। सो अगर मुझे सच में आपसे प्रेम है तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको दुनिया की बेस्ट लाइफ दूं, राइट? सो वो प्रेम किस काम का है कि आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली हमें प्रेम नहीं ढूंढना चाहिए। आप प्रेम ढूंढना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कैरियर पे फोकस करिए, अपने पेरेंट्स, फैमिली पे। जो आपके लिए होगा वो आपको कभी भी किसी भी एज में कहीं भी मिल जाएगा। बट जब हम सर्च कर, अब जैसे मान लीजिए कि अब मैं घर से निकली हूँ किसी चीज़ को कि मुझे ये चीज़ लेके ही लौटनी है ना, और बाई चांस वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही मार्केट में, या मान लीजिए मुझे कोई फ्रूट लेना है, अब आउट ऑफ सीजन चल रहा है, बट मैंने बोला नहीं मुझे लेना ही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बट अगर मैंने सोचा ही नहीं है, मुझे कोई फ्रूट पसंद है और मैंने सोचा नहीं कि मुझे लेना है, बट मे बी शायद बेस्ट सीजन चल रहा हो और मुझे बढ़िया कुछ ऐसा मिल जाए, तो जिस वो कहते हैं ना कि इश्क जो है वो उसका कोई पैरामीटर नहीं है, वो किसी चीज़ पे आधारित नहीं है, वो इस चीज़ पे आधारित नहीं है कि सामने वाला आईएएस है कि नहीं है। बट हाँ, अगर कोई ये कहे कि आईएएस होके आईएएस को ढूंढना प्रेम नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि आईएएस बनने के बाद अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ देना प्रेम है? ऑब्वियसली नहीं है। सो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल सोच होती है, अपना पर्सनल एक नज़रिया होता है, बट मैं यही कहूँगी कि हमें कहीं ना कहीं हमारा यूथ जहाँ भी जा रहा है उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरा बेटा कुछ भी गलत करता है जी। अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है, या मतलब वो कैरियर में कितना सक्सेस होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो कैरेक्टर में फेल हो जाता है, वो 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें मैं फेल हूँ। मेरा बच्चा किसी लड़की को जाके छेड़ रहा है ना, वो बाप की गलती नहीं, वो मेरी गलती है, बिकॉज मैं खुद एक औरत हूँ, और अगर मैंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना नहीं सिखा पाया तो ये मेरी गलती है। बिल्कुल। ये मैं सिर्फ अपने लिए कह रही हूँ, मैं किसी मदर को, मैं किसी को, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट हमें ये चीज़, हम सबको ये चीज़ जिस दिन समझ आ गई, कोई पैरामीटर सेट नहीं होगा, कोई लड़का किसी के लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं करेगा, कोई लड़की किसी के लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं करेगी। ये अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी भी है अगर, तो मुझे उसे समझाना चाहिए कि बेटा आपको इस बात पर डिपेंड नहीं रहना है कि मेरा हस्बैंड कमा के लाएगा तभी मेरा घर चलेगा। क्यों? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं आज की डेट में कि हमारा लाइफ पार्टनर किचन में हमारा हाथ बटाए जी, शॉपिंग साथ में करने जाए, राइट, हम लोग सब कुछ साथ में करें 50-50, ओके। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारा पूरा खर्चा भी वो उठाए, लग्जरी लाइफ भी वो दे, खाना भी वही बना के खिला दे, फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक लड़के के लिए, एक मैन के लिए कमाना पहली प्रायोरिटी है, खाना बनाना हमें आ रहा है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें ड्राइंग आती है, हम गिटार लेके गाना भी गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मैन के लिए कि वो कमाए, राइट। अगर कोई लड़का काम नहीं कर रहा है तो क्या समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है? नहीं करता। अगर मुझे खाना नहीं बनाना आता है तो मैं आपसे क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें? बिकॉज वो खाना, मतलब वो फूड नहीं है,
वो प्रेम है जो मैं अपनी फैमिली, मतलब हमारे इतने सेलिब्रिटीज हैं आप देखिए, वो भी बताते हैं कि जब हम फ्री होते हैं तो हम घर में साथ में मिलके खाना बनाते हैं। क्यों? उनके पास नौकरों की कमी है क्या? प्रेम है। क्योंकि वो खाना नहीं होता है, वो प्रेम होता है। सो मतलब जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, हम डांस सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, हम कैरियर में आगे जा रहे हैं, तो हमें परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत हमें बेसिक आना चाहिए। आपकी किताब का नाम है आखिरी इश्क। कभी कभी किताब पढ़ते हुए लगता है ये पहला इश्क है, ये दूसरा इश्क है, ये इश्क है ही नहीं। तो आखिरी इश्क का नाम कहाँ से आया? आई डोंट नो, मतलब वहां ऐसे से हाँ मतलब ऐसे ही आ गया। मतलब जो नेम थे वो भी पता नहीं कैसे आ गए। और बेसिकली जतिन नेम मैं चेंज करना चाहती थी, बट फिर मैंने उसका मीन्स सर्च किया, तो शिव का एक नाम होता है जतिन। फिर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे चेंज करना चाहिए। बट फिर मैंने उसका, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रस्ट करती हूँ कि उसका मतलब सर्च कर लेना चाहिए, तो मुझे लगा कि यार ये तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गया, तो मैं क्यों चेंज करूँ इसको। सो मतलब मुझे लग रहा है कि हमने टाइटल को लेके कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं सोचा कि ये रख लें वो रख लें, ऑटोमेटिकली जो आ गया वो। और हर किसी ने बोला कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हमारी पब्लिशिंग टीम ने बोला कि नहीं मैम बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो बेसिकली पहला दूसरा आखिरी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इश्क तो एक बार ही होता है। अच्छा। सो इश्क बार बार नहीं होता? नहीं होता। गाने आते हैं प्यार होता 100 बार है, कई बार है। नहीं होता, नहीं होता। बॉलीवुड की फिल्मों में जो मोहब्बत और इश्क दिखाया गया है और वही फेक है, सब झूठ है, सब झूठ है। किताबों की दुनियाओं में जो इश्क दिखाया गया है वो बेसिकली किताबों से ही मूवी बनती है, तो किताबों की कहानी झूठ है। हाँ ऑब्वियसली। देखिए कहानियां तो ज्यादातर, कहानी मीन्स कहानी, अगर वो रियलिटी होती तो बायोग्राफी होती किसी की, बट अगर वो कहानी है तो ऑब्वियसली वो कहानी है। बट कहानी के माध्यम से अगर हम समाज को सही दिशा दे रहे हैं, किताबों का क्या मतलब था? आखिर स्कूल में भी हम किताबें ही पढ़ते हैं ना, तो किताबों का मतलब है एक सही मार्गदर्शन देना समाज को। किताब से अगर हम मूवी बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, उसका भी मतलब है कि हम समाज को एक सही दिशा दें। लेकिन जो समाज को गलत दिशा में लेके जाए वो सही कैसे हो सकता है? वो सही नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रेमचंद को बहुत पढ़ती रही हैं शुरुआत से। प्रेमचंद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स होंगे जिनको आपने पढ़ा है, नाम लेना चाहेंगे? हाँ मैंने ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है। बेसिकली अभी तो मैं बिजनेस से रिलेटेड भी पढ़ती हूँ, चेतन भगत जी को भी पढ़ा है। पुराने तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे राइटर्स पढ़े हैं। प्रेमचंद की सबसे आपकी खूबसूरत किताब जो आपको पसंद आई है? प्रेमचंद का मुझे ऑब्वियसली बहुत फेमस है जो एक कफन है उनकी, एक शायद काकी करके उनकी एक स्टोरी है, मे बी शायद काकी नाम है टाइटल का, है कुछ और है, वो बहुत प्यारी। निर्मला पढ़ी है आपने? हाँ। निर्मला और ध्वनि, डिफरेंस क्या है? अब दोनों महिलाएं सेम जैसी कंडीशन में लग रही हैं, वहाँ पे भी वजूद का सवाल है, वहाँ पे भी वजूद का सवाल है। ऐसा कुछ लगा आपको रिलेट करके? क्योंकि जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी निर्मला है इसमें। एक्चुअली निर्मला मैंने शायद कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा, 10-12 साल पहले। बट हाँ मतलब एक कह सकते हैं कि हर किसी का अपना एक कैरेक्टर होता है, इसका भी अपना एक कैरेक्टर है जी। बट डिफरेंस की अगर बात करें तो ऐसा तो मतलब एक जो प्रेम होता है उसमें खैर कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। बट हाँ ये है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है इस कहानी में। एक अंदरूनी लड़ाई की भी बात होती है इस कहानी में। वही जो मैंने बोला था ना आपसे कि जब आप किसी को छोड़ के चले जाते हो या आप किसी को हर्ट करते हो तो आपने पीछे क्या छोड़ा आपको नहीं पता। सो जिन्होंने भी अपनी लाइफ में किसी को छोड़ा है या जो छोड़े गए हैं जी, उनको समझ आएगा कि इस कहानी में ध्वनि का जो एक अंतर्द्वंद है वो क्या है। क्या मोहब्बत पूरी होती है ध्वनि की, या ये किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा? किताब पढ़ने मुझे ऐसा लगता है कि ध्वनि की मोहब्बत अधूरी है ही नहीं। वो हमेशा पूरी है, बस ध्वनि को नहीं पता लगता है। वो पूरा किताब पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ध्वनि की पहली मोहब्बत थी या आखिरी मोहब्बत थी। ठीक है, अब बात करते हैं एक तरफा प्यार की। क्या होता है एक तरफा प्यार?
एक तरफा प्यार क्या मतलब, प्रेम की अगर बात करें तो एक तरफा हम कह सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रेम जब हमें किसी से होता है तो अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने वाले से, बस वही एक तरफा प्यार है, दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे उम्मीदें बन रही हैं आपकी सामने वाले से, तो रिलेशन लंबा चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रेम बेसिकली देने का नाम है। मतलब जैसे कि मैं अगर प्रेमानंद जी की बात करें, मुझे वो बहुत पसंद है। आज तक उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे अच्छी ना लगी हो। प्रेमानंद जी महाराज की सारी वीडियो देखती हैं आप? तो प्रेमानंद महाराज जी ने एक वीडियो में ऐसा कुछ शायद बोला था, मुझे एग्जैक्ट कुछ याद नहीं रहता। जी बताइए। सो उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि जो मुझे मेरे लिए प्रेम करे, अपने लिए नहीं, वो प्रेम है। और हर एक रिश्ते में एक्सपेक्टेशन तो होती ही है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो विदाउट एक्सपेक्टेशन हो। कोई रिश्ता है ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो कोई रिश्ता नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मतलब बस हमें बस वो पसंद है क्यों, कुछ नहीं पता क्यों पसंद है। किसी को आप देख रहे हो और आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, या किसी को सोच के मतलब आंखें नम हो जाती हैं, बिना मिले ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके साथ हमेशा है। वो एक तरफा मोहब्बत है, वो एक तरफा प्यार की ताकत है। बिल्कुल ठीक है। आजकल की जनरेशन एक वर्ड बहुत यूज करती है, टॉक्सिक। मेरा बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, मेरी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है। समझ सकती हैं क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं लोग? I don't know। एक्चुअली सच में मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हो भाई? That's true। एक्चुअली मतलब लिटरली मुझे नहीं समझ में आता है कि ये मतलब, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ जी। अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, अगर आप दो तरफा प्यार चाहते हो, तो मतलब मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी आपके जीवन में कुछ बंधन आएंगे। क्योंकि सामने वाला आपसे प्रेम करता है, तो कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें भी कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है ना। तो उसी को हम लोग टॉक्सिक और ये सब। बट हम जब, अभी तो लोग पेरेंट्स की नहीं सुनते, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कौन सुनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हर जगह पे हम सही नहीं है, हर जगह पे हमारे पेरेंट्स या हमारे जो पार्टनर है वो सही नहीं है। सो अगर हम समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो भी रिलेशन नहीं चलेगा। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं किसी से प्रेम करती हूँ, ठीक है, तो उसका अधिकार है मुझसे फोन करके पूछना कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, राइट? बिकॉज कि उसको मेरी फिक्र है, और मैं भी ऑब्वियसली मैं भी पूछूंगी। और अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो आपको प्रेम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, हमारे पेरेंट्स हमारी चिंता करते हैं, पूछते हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे घर, क्योंकि प्रेम करते हैं। उनको हम टॉक्सिक नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, तो बहुत ओवर ना हो कोई चीज़। क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। बिल्कुल। अधूरे इश्क की बात करते हैं। अधूरा इश्क गहरा होता है? एक्चुअली अधूरा इश्क ही पूरा होता है। ओके, एक्सप्लेन करें प्लीज, मेरे कुछ नहीं समझ आया। अधूरा इश्क इसलिए पूरा होता है क्योंकि जिनका इश्क अधूरा है उनको दोबारा इश्क हुआ ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि मेरा इश्क अधूरा है, तो दैट मीन्स कि मैंने दोबारा किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो वो इश्क तो पूरा है, फिर उसमें कुछ अधूरा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में शादी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनकी शादी हो गई उनका प्यार क्या पूरा हो गया उसके बाद? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे किसी से आपको प्रेम है और आपकी शादी नहीं हो पाई, तो लाइफ टाइम प्रेम रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। मतलब वो दिल के किसी कोने में हमेशा रहता है, भले वो बताया नहीं जाता। हाँ, बताया नहीं जाएगा, जताया नहीं जाएगा, बट रहेगा। लेकिन
मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको किसी से प्रेम है, आपने शादी कर ली, फिर आप लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और एक टाइम पे आके वो प्रेम नफरत में चेंज हो गया। वो सिचुएशन सबसे ख़राब होती है। क्या मोहब्बत में नफरत होती है? होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि होती है, ऑब्वियसली होती है, बिकॉज अब अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो एक टाइम के बाद ज़रूर नफरत होगी। वो बात अलग है कि अब जैसे हम एक तरफा प्रेम की बात कर रहे हैं तो हम किसी से मिले ही नहीं, हमारा कुछ लेना, मैंने क्या बोला कि उम्मीदें होंगी तो इश्क पूरा ना होने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब मोहब्बत में आजकल की जनरेशन के सवाल हैं स्पेसिफिकली कि मोहब्बत में त्याग और जुनून, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं कि हमें मोहब्बत भी करनी है और अपनी प्रायोरिटीज़ पे भी ध्यान देना है? तो वही मैंने जैसा कि बोला था कि आप मोहब्बत के पीछे भागिए मत, आप ढूंढिए मत मोहब्बत। क्योंकि ऐसा है ना कि आज के पेरेंट्स भी ऐसे नहीं हैं कि वो बिल्कुल आपको नहीं समझ रहे हैं। बिकॉज अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर आप एक सही इंसान को चुनेंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स आपके मना करेंगे, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो। बट हमारी चॉइस कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि मैक्सिमम टाइम हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम, वही चीज़ है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की, अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा लड़का जो अपनी माँ को प्रायोरिटी ना दे के मुझे प्रायोरिटी दे, आजकल ये चल रहा है, राइट? तो आप मुझे बताइए, जो अपनी माँ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा वो मुझे कब तक प्रायोरिटी दे सकता है? Exactly. या कोई लड़की अगर अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रही है तो वो आपको कब तक प्रायोरिटी दे सकती है? फिर वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल है कि अगर किसी भी लड़के के लिए मैं उसकी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ तो वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है। दैट्स इट। ओके। ध्वनि को, इस कैरेक्टर की बात करें, अगर हम ध्वनि की बात करें या बाकी बहुत सारे कैरेक्टर रहे हैं, कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर रहा है जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेबल है? ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑडियंस ने पूछा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक्चुअली देखिए, जितने भी कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे ऑब्वियसली टकराए हैं। तो मतलब ये मेरी कहानी या ये आपकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। मैंने कहा ना कि हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे रिलेट करेगा, और मैं तो कह रही हूँ कि आप बहुत सारे पॉइंट पे रिलेट करेंगे। एक ही जगह पे नहीं, आप बहुत सारे पॉइंट्स पे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है ना जो दूसरों के, बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स को मिक्सअप करके रियलिटी के बेसिस पे लिखी गई है। इसमें बेमतलब का रोमांस नहीं है, जो आपने स्पेसिफिकली बार-बार मेंशन भी किया। इसमें बेमतलब का डेटिंग और ये सब दुनिया भर का तामझाम नहीं है, इसमें रियलिटी है। और वही है प्रेम, वही प्रेम है। मतलब क्योंकि देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लड़का मेरी लाइफ में आएगा और वो मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है, तो कल को मैं भी उसकी फैमिली हूँ, राइट? तो अगर आज उसकी फैमिली उसके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है तो फिर मैं कैसे हो सकती हूँ, या कोई लड़का कैसे हो सकता है? आपकी किताब के जो मोस्टली कैरेक्टर्स हैं, वो सब लोगों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो यहाँ से कुछ और कहना चाह रहे हैं, लिखा कुछ और जा रहा है। हाँ। ऐसा कुछ है कि वो पास्ट लाइफ से भी डर रहे हैं, उस सोच में परेशान हैं, कभी कभी वो सामने होकर भी सामने नहीं है, ऐसा कुछ लगा आपको? कभी कभी आपको ऐसा मतलब प्रेम ऐसा होता है ना कि कभी संतुष्टि नहीं होती है। एग्जैक्टली। मतलब अगर वो सामने नहीं है तो भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे सामने है फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं दूर ना चला जाए। तो इस कहानी में जो उसका एक पास्ट लाइफ जो रहता है ना, जिसकी मैंने बात की कि आप किसी को छोड़ देते हो, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा कि आप बात कर रहे थे। बेसिकली टॉक्सिक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। टॉक्सिक होता है एक घर के अंदर जब एक लेडी के ऊपर बहुत सारा
मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, वो होता है टॉक्सिक। कॉल करके ये पूछना कि कहाँ हो, कैसे हो, ये टॉक्सिक नहीं होता है। Exactly. आपने देखा ही नहीं है कि टॉक्सिक क्या है। या कोई औरत जब बेमतलब का अपने पति पे शक कर रही है, मतलब बंदा काम पे है और वो उसको फोन कर, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ में हो, फोटो भेजो, लोकेशन भेजो, ये करो वो करो, ये होता है टॉक्सिक। सो अगर आप केयर में और टॉक्सिक होने में फर्क होता है। Exactly. और इस कहानी में बेसिकली आप अगर देखेंगे तो वो जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है ना, वो ट्रिगर करता है। वही असमंजस में है कहीं ना कहीं। तो उसको ऐसा बार बार लगता है कि पता नहीं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सेम चीजें हो, मेरे साथ ये बंदा आए फिर ये बदल जाएगा तो मैं क्या करूंगी। मतलब एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड कोई व्यक्ति जब होता है तो ऑब्वियसली जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत मतलब बहुत मासूम टाइप के लोग होते हैं, तो बेसिकली उनके साथ अगर एक बार धोखा हो जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम वो उस ट्रॉमा से बाहर आते भी हैं। सो इस कहानी में उसका जिक्र किया गया है और ये रियलिटी है। हमें पढ़ने पे ऐसा लग सकता है कि क्या बार बार सेम चीज़ आ रही है, बट ये रियलिटी है। और जिन लोगों के साथ हुआ है मैं उनसे बोलूँगी, मैं उनसे मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं तो किताब पढ़ें। तो आप मुझे मतलब आप एक वीडियो बनाइए कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ होती है। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप मुझे लेटर लिखिए। ओह माय गॉड, आप 90s के ज़माने में जा कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं आप। बिकॉज कि देखिए वो मेरे पास हमेशा रहेगा ऑब्वियसली, और मतलब उसमें जो एक भाव होता है वो टेक्स्ट में नहीं होता, कहीं नहीं होता है। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेसिकली आप जो भी मतलब चीज़ें हैं, हमें चीज़ों को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मतलब लाइफ जो है ना वो बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है लोगों की। और हमारा यूथ आप कह मतलब हम एक तरफ से हम ऐसा कह सकते हैं कि यूथ बहुत बिगड़ रहा है। मैं कहूँगी कि हमारा यूथ बहुत बड़े ट्रॉमा में जा रहा है। बिकॉज किसी ना किसी से आप 10 रिलेशनशिप बनाओगे, उसमें से कोई एक तो आपके लिए सीरियस होगा। बिल्कुल। आप किसी एक के लिए सीरियस हो, आप पीछे किसी एक को छोड़ के आए हो, वो ट्रॉमा में है। सो ओवरऑल जो मैं समझ पा रही हूँ, हमारा यूथ एक बहुत बड़े ट्रॉमा में है, ये रियलिटी है। और सिर्फ इस दौड़ में जो हम भाग रहे हैं ना, बहुत सारे रिलेशनशिप्स की दौड़ में, उसकी वजह से है। एंड आई थिंक इसका कभी कभी इतना गंदा इम्पैक्ट आता है कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में आपने केसेस देखे होंगे। सो हम किसी के साथ, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मल्टीपल रिलेशन में हो तो आप सामने वाले को बोलो, क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़कियां भी बहुत सारे रिलेशन में हैं, लड़के भी हैं। हम और आप साथ में बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमने एक दूसरे को काफ़ी समझा होगा। बिल्कुल। जब हम किसी से 2-4 दिन हफ्ते बात करते हैं तो हम समझते हैं सामने वाले को। बिल्कुल। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन हमारे हिसाब से नहीं है तो उस मोमेंट पे ही ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। बिकॉज आप किसी की लाइफ स्पॉइल मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब आप पे कोई 100% ट्रस्ट करता है और फिर जब वो टूटता है, उस व्यक्ति की लाइफ ख़त्म हो जाती है। कभी वो उस चीज़ से बाहर आ ही नहीं सकता कभी। तो ये बहुत मतलब इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप मतलब मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि बेशक आप रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस बंदे के साथ आप हो, जिस लड़की के साथ आप हो, उसकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। क्योंकि मार्केट में मतलब इतना सारा चल रहा है डेटिंग और दुनिया भर का सब, तो आपको बहुत टफ नहीं है। आप डेट आराम से कर सकते हैं इजीली। यस यस यस। सो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सीरियस है बहुत ज़्यादा और आप नहीं हो, तो आप उसको उस मोमेंट तक मत लेके जाओ जी। आप पहले ही बोल दो कि यार हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, इसका नाम है ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स के अकॉर्डिंगली ये है कि 40-50 की उम्र में जो लोग आ गए हैं, उन्हें लगा कि हमारी शादी गलती से हो गई थी, हमारे बच्चे आज सेटल हो गए हैं, आज हमको अलग हो जाना चाहिए। क्या लग रहा है, मतलब समाज जा किस तरफ रहा है? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो सही है गलत है, बट हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर दोनों को लग रहा है ऐसा तो ठीक है।
बट अगर उसमें से एक सोचिए उसने 30-40 साल 50 साल आपको दिए हैं, फिर वही बात कि वो किस ट्रॉमा में जाएगा। सो रिलेशंस को तोड़ना, अगर आपको लगता है कि वो रिलेशन गलत है तो ऑब्वियसली उसमें नहीं रहना चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर हम किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। सो इस मोमेंट पे आके अगर आपको लग रहा है कि हमारी लाइफ चल रही है तो चला लीजिए आप। तो हम, और मैं आपको सच बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट रियलिटी नहीं होती ऐसे। क्योंकि प्यार रोमांस नहीं है, प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपको मूवीज़ में, गानों में दिखाया जाता है ना, बहुत रोमांस और ये सब, कुछ नहीं होता है। वो कुछ घंटे का हो सकता है, ऑब्वियसली कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, बट ओवरऑल प्रेम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक इंसान की टेक केयर करनी होती है, एक चाइल्ड के जैसे। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप रिलेशनशिप में आओ। आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत चलने लगा है कि हमें बहुत मैसिव शादी करनी है, ऐसी हल्दी होगी, ऐसे मेहंदी होगी, ऐसे संगीत होगा, और सब कुछ अच्छे तरीके से होने के बाद 4 दिन बाद लोगों को लगता है कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि शादी हुई, 4 दिन बाद डाइवोर्स। कहाँ जा रहा है समाज? मुझे तो लगता है एक्साइटमेंट वो उसका था ना कि जो फंक्शन होता है ना, हाँ, उसकी एक्साइटमेंट मुझे दूल्हा बन के देखना है, मुझे दुल्हन बन के देखना है, लेकिन मुझे रिश्ते निभाने हैं, इस पे डाउट। यही तो मैं बोल रही हूँ कि प्यार, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोमांस नहीं है। आप बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड मूवीज से बाहर निकलिए। आफ्टर मैरिज कोई मूवी बनाए, एक्चुअल जो प्रेम होता है ना, उसका कभी दी एंड नहीं होता, कभी नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। आप मर जाओगे फिर भी वो चलेगा। सॉरी, मैं बात को आपको काट रहा था। बहुत सारी किताबों में हमने ऐसे देखा है कि बहुत सैड एंडिंग होती है, मूवीज में भी हम देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आखिर इश्क पढ़ने के बाद हमें क्या यही लगेगा, या बताना नहीं चाहती? बेसिकली यहाँ पे ऐसा, कुछ लोगों के लिए सैड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक फॉरएवर जर्नी है। मेरे हिसाब से आखिर इश्क ही नहीं, इश्क एक फॉरएवर जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती है। मैं ऐसे इश्क में बिलीव करती हूँ जो मुझे मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नहीं कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहिए। मैं उस प्रेम में बिलीव करती हूँ। मैं इस इश्क में बिलीव नहीं करती 4 दिन का, कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे कभी ना मिले, अगर उसको मेरे से दूर जाना है ना तो मुझे मिले ही ना। ठीक है, मुझे ऐसे 5 कारण बताएं कि मैं आपकी किताब को पढूं, आपकी किताब को जानूं, आपकी किताब को समझूं, और आपने जो लिखा है बिल्कुल वही फील करूं। देखिए, पहला तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ने का कोई कारण नहीं होता है, बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी है, आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आखिरी इश्क से शुरू करना चाहिए। वाओ। क्योंकि ये कहानी, ये ऐसी कहानी है ना जो आपको शायद रीडर बना दे। एंड इस कहानी को आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको प्रेम का एक्चुअल रूप जो हम भूल चुके हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी किसी से सच में प्रेम किया है लाइफ में, तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने किसी को छोड़ा या किसी ने मुझे छोड़ दिया, तो वो जो फीलिंग थी वो क्या थी, अगर आप उससे रिलेट करना चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। और बिना वासना के भी प्रेम हो सकता है, ये समझना है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपने इतने कारण बता दिए हैं कि अब सबको आई थिंक एक बार तो ये किताब पढ़नी ज़रूरी होगी। कई लोग ऐसे हैं कि 2 बार भी पढ़ सकते हैं, 4 बार भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी सबसे पहले कि ओवरऑल 470 अप्रॉक्स कुछ आया है। एक्चुअली पेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए इसकी कॉस्ट डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है। सो
फिर भी हमने ट्राई किया है कि मिनिमम कर सकें। ओके। सो हमने मिनिमम पे ही रखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप्स। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कहानी लोगों तक पहुँचे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। कहानी चलेगी, आपको पसंद आएगी नहीं आएगी वो कुछ मैटर नहीं करता। मैं चाहती हूँ बस आप पढ़ो, आपको भले ही पसंद ना आए बट आप पढ़ो, एक बार पढ़ो। अगर किसी ने एक बार पढ़ी तो वो दोबारा जरूर। जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से आपने इंटरव्यू दिया है और जिस तरीके से आपने आखिरी इश्क के बारे में बताया है, आई डू नॉट बिलीव कि ऐसा कोई होगा जिसे कहानी ना समझ आए, कहानी एब्सर्ड लगे, खराब लगे। जितना बात करने से, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है तो आई कैन इमेजिन कि मेरे लिए वो दुनिया बन गई है किताब, है ना। तो जितना मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं होगा, लेकिन यस देयर आर पीपल जिनके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। मेरे को किताब अलग लगी, मेरे लिए उसमें मोहब्बत नहीं थी, मेरे लिए कुछ और था जो मैं सिर्फ यहाँ से रिलेट कर पाया। प्रिंटिंग की बात करें, अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें, बहुत सारी, क्योंकि इस पूरी उथल फुथल में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किताब को पब्लिशिंग तक, पूरे मोड़ तक आने में आपको जो याद रह गया, जो हमेशा याद रहेगा? एक्चुअली ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुक को पब्लिश कराना चाहिए, जबकि मेरे साथ में जो भी लोग थे वो, उनका ये कहना था कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, आप मतलब जिन्होंने पढ़ा था जो, तो आप जल्दबाजी मत करो। बट ना जाने क्यों एक फीलिंग आ रही थी कि यही सही टाइम है। पूरा 1 साल हो गया, मैंने लास्ट ईयर जून में ही लिखी थी और जून में ही मैंने इसको पब्लिशिंग के लिए दिया है। सो ऑनलाइन आजकल ऑप्शंस आते हैं, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस पे लाइक ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से बात हुई, कॉल्स आए काफ़ी सारे लोगों से। तो एक ऐसी कंपनी थी जिनसे मेरी फाइनल तक बात हुई और वो तेलंगाना से थे। बट इमिडिएटली उसी टाइम पे लाइक हमारा सब तय हो गया था उनके साथ में। वो कहता है ना कि मुझे, मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना होता है वही होता है जी। हमारे हाथ में है कि हम चीज़ें बेहतर करें, अच्छा करने की कोशिश करें, अपने साइड से किसी को दुख ना दें, दर्द ना दें, कुछ गलत ना करें, बस उतना ही हमारे बस में है। सो इमीडिएटली ऐसे हुआ कि मैं कहीं पे बैठी थी और मैंने ऐसे लाइक एक नोटिफिकेशन आया, सो मैंने उस पर स्वैप किया, उधर से तुरंत कॉल आया, मेरी बात हुई एंड मे बी शायद नेक्स्ट डे मैंने सेम डे स्टोरी शेयर करी उनको, नेक्स्ट डे प्रोसेस स्टार्ट हो गया और विद इन 30 डेज सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। वाओ। सो ये लाइक कहाँ हम लोग मतलब किसी और के साथ प्लान कर रहे थे, बट लास्ट मोमेंट पे वो किसी और के साथ जाके सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई। ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं। हम लोगों का रहता है अक्सर कि कुछ ऑडियंस हमें क्वेश्चंस भेजती है, कुछ हम ज़्यादा दिमाग लगा के स्टॉक नहीं करेंगे आपकी प्रोफाइल को, ऐसा नहीं करा कि स्टॉक करिए, बट कुछ जानने की कोशिश करिए। जैसे आपकी किताब से हमें जानने को मिला, वैसे ही आपकी सोशल मीडिया से जानने को मिला। करें शुरू रैपिड फायर? हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी जो भी ऑडियंस इस किताब को पढ़ेगी, इस किताब को लिखने से पहले मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मतलब लास्ट लगभग 8-9 साल ऐसे गए हैं मेरी लाइफ के कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्यार से मुझे नफरत थी। आपने पढ़ा है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था कि ये तो ये बात थी, ये बात है। लिटरली मतलब आई हेट लव। कोई प्यार के बारे में बात करता था ना तो मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता है कि इसके सामने नहीं बोलना है। ओके। प्यार मोहब्बत ये सब मतलब बिल्कुल भी नहीं। सो इस कहानी को लिखने के दौरान मैंने जो प्रेम फील किया है, मतलब इस कहानी ने मुझे बताया कि प्रेम क्या है। जबकि आप लेखिका हैं उसके बाद, क्योंकि मेरी आप पास्ट की कोई भी पोइट्री देखोगे, ओवरऑल सब कुछ सैड सैड सैड, कहीं आपको प्यार नजर ही नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। सो इमीडिएटली मतलब ये चीज़ आई। तो अगर इसको पढ़ के मेरी मतलब लिख के मेरी लाइफ में अगर प्रेम आया है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी आना चाहिए। और ये जर्नी खुद से खुद के मिलने की जर्नी है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको ये भी फील होगा कि आप एक्चुअल में क्या हैं, जो मैंने भी फील किया है जी। क्योंकि हमने कहानी लिखी है तो हमने बार बार उसको पढ़ा है ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो जब भी हमने पढ़ा तो हमें बहुत सारी चीजें मतलब समझ नहीं आया कि मैंने ही लिखी है या किसी और ने। वो आपका था ना कनेक्शन वहीं से, तो वही। तो इसलिए मतलब ऑडियंस को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। ठीक है, अब रैपिड फायर शुरू करते हैं। आर यू श्योर? आर यू रेडी? ठीक है, पहला सवाल, इश्क या करियर?
कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट आई थिंक कैरियर। ओके, मोहब्बत में टच हमने सुना है, ये वो वाला टच भी हो सकता है, ये वो वाला टच भी हो सकता है। मोहब्बत में टच जरूरी है या ट्रस्ट? ट्रस्ट ही मोहब्बत है। ट्रस्ट ही मोहब्बत है। वेरी नाइस। सबसे दर्दनाक इमोशन आपकी किताब में कोई देखने को मिला जब टूट गया है कैरेक्टर? आई थिंक पूरी कहानी में जो कश्मकश है, ध्वनि की जो कश्मकश है, उससे दर्दनाक कुछ नहीं है। ओके, अगर ध्वनि की लाइफ बताने के लिए कोई गाना होता तो वो कौन सा गाना होता? मैं ज्यादा सुनती नहीं हूँ गाने। नहीं प्लीज, कोई तो गाना होगा। अभी एक कुछ गाना आया है, जुबिन नौटियाल का एक गाना आया है, कुछ बर्बाद करके कुछ है उसका। ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं भी गाने नहीं सुनता ज्यादा। हाँ, कुछ है, मतलब कुछ बर्बाद करके है। तो वो कैरेक्टर उससे रिजेंबल कर सकता है थोड़ा सा। हाँ, मतलब उसका जो मीन्स जा रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है कि मतलब मैं तुमसे मिल सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिल के कुछ ऐसा है कि मुझे तो जो मतलब जो इसमें कश्मकश है ना, जो डर है ना, कुछ वैसा है वो। ठीक है, वन साइडेड लव ये ब्लेसिंग है या श्राप है? आई थिंक ब्लेसिंग है। वन साइडेड लव होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आजकल बेमतलब में कोई कुछ नहीं करता, किसी को चाहना बहुत बड़ी बात है। सो ब्लेसिंग है ऑब्वियसली। आखिरी बार डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव कब रोई थी? रोना तो कॉमन होता है। ऐसे याद नहीं है मुझे। ओके, आप हंसने पे ध्यान देती हैं, खुश हाँ, रहने पे ध्यान देती हैं। दैट्स वेरी गुड। अधूरी मोहब्बत क्या सिखाती है? मेरे हिसाब से तो मोहब्बत है तो अधूरी नहीं है, बट हाँ, अगर सच्ची मोहब्बत है तो वो यही सिखाती है कि दोबारा नहीं करनी है। जी। प्यार में लॉजिक होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर लॉजिक देख के मोहब्बत की तो क्या मोहब्बत की। ठीक है, सबसे बड़ी कुर्बानी जो इश्क में लोग करते हैं? इश्क मुझे लगता है कि बिना किसी स्वार्थ के किसी को चाहना, उसके प्रति लॉयल रहना आज के जमाने में, ये अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक वर्ड है, मैं तुमसे मोहब्बत करते हूँ, कोई इंग्लिश आई लव यू, ये जुमला है? बकवास है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जिंदगी में इश्क एक ही बार होता है? या मेरे लिए तो एक ही बार है। ठीक है, लव को ना कन्फेस करने में लोग टाइम लगाते हैं, या कई बार कन्फेस नहीं कर पाते, क्या सही है, बता देना या शांत रहना? ये तो खुद पे डिपेंड करता है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऑब्वियसली अगर उम्मीदें हैं तो इश्क का टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। पहली मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत और आखिरी इश्क, क्या डिफरेंस है इनमें? सब सेम है? नहीं, अलग अलग है। पहला, दूसरा, तीसरा हुआ तो मोहब्बत ही नहीं है। ओके। और आखिरी? एक्चुअली लाइफ टाइम में जो एक बार होता है वही इश्क होता है। बाकी जहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आया तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि पहला इश्क अगर दोबारा मोहब्बत हुई तो दैट मीन्स कि वो ट्रू है और पहले वाला नहीं है, और तीसरी बार हो गई तो बिल्कुल। सो अगर प्रेम है तो एक ही बार होगा, ऑब्वियसली एक ही बार होगा। हमारी जो कुछ ऑडियंस है जिन्होंने आपकी किताब पढ़ ली है, उनका एक सवाल है कि आपकी दूसरी किताब कब आएगी? ये तो हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा किताब जाएगी हाँ, उस हिसाब से आप किताब के बारे में करेंगे। हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ, मैं देखिए किताब कितना बिकेगी नहीं बिकेगी, या लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, वो सब मुझे नहीं पता, बट मैं बस इतना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें। जी। अगर किसी को अगर किसी को लगता है कि उनके पास मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है, सो वो मुझे मेरे इंस्टा पे वो मुझे मैसेज करें या कमेंट करें, क्योंकि मैसेजेस नहीं देखती हूँ मैं, तो कमेंट करें, मैं उनको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ओके। बट मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें। एक्चुअली पीडीएफ में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। आप मानते हैं कि जो ऑनलाइन का ज़माना आया है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये हार्ड कॉपी है,
ऑनलाइन पढ़ी जाती है किताबें? किताबों की खुशबू आ जाती है? मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक कोई किताब ऑनलाइन नहीं पढ़ी है। मुझे फील नहीं आता, मतलब मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे समझ नहीं आता। सबसे ज़्यादा मैंने अपनी कहानी पढ़ी है, क्योंकि वो लैपटॉप पे लिख के फिर PDF में वो सब उस तरीके से होता है। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैं ऑनलाइन पढ़ती नहीं हूँ, बट मैं ऑफलाइन लिख नहीं सकती। ओके। क्योंकि जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो मुझे थॉट्स इतने आते हैं कि मुझे मैक्सिमम टाइम मुझे वॉइस टाइपिंग करनी पड़ती है। ओके। डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव को लोग किस तरीके से याद रखेंगे? क्यों याद रखना है? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे याद रखे। क्यों याद रखना है? मतलब मेरा ये मानना है कि मैं आपको सच बताऊं तो थोड़ा सा चीज़ें मेरे लिए बहुत अलग हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे याद रखे। मैं नहीं चाहती हूँ कि, मतलब लाइफ के कुछ एम्स हैं, मैं उनको ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फुलफिल करूँ। बट अगर मुझे आज पता चले कि मैं आज मरने वाली हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बट पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, बट कुछ टाइम पहले तक ऐसा था कि मुझे भी लगता था कि मतलब ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती हैं जो मरने से किसी को डर नहीं लगता, बट हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारे अपनों के लिए, उनकी वजह से हमें डर लगता है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। बट पता नहीं कहाँ से एक थॉट आया, इस कहानी को लिखते लिखते ही शायद ये मेरे अंदर आया होगा, क्योंकि 1 साल हो गया है। तो एक थॉट आया, और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब जो लोग जितनी जल्दी चले जाते हैं उतने वो बेहतर है, क्योंकि मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को सुसाइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी, मतलब आपके लिए खूबसूरत है ज़िंदगी, बहुत खूबसूरत है। बट हाँ, आप उसको ऐसा भी मत बनाओ कि वो जहन्नुम लगे, क्योंकि स्वर्ग नर्क या ऐसा कुछ नहीं है, वो आप अपनी लाइफ में खुद बनाओगे। जी जी। डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव, हमारी ऑडियंस बहुत नटखट है, और कई बार ऐसे करती है कि जब स्वर्णिमा जी आएंगी तो किताब बहुत प्यारी लेखिका हैं, सब जानते हैं, पूरा देश आने वाले वक्त में जान भी जाएगा, लेकिन वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। 2 पंक्ति किसी भी गाने की, किसी भजन की, या कोई शायरी अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो। शायरी मैंने 1-2 दिन पहले कुछ लिखा था, प्लीज शायद कल लिखा था, बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं। तभी आप किताब लिखती हैं? तभी मैं लिख देती हूँ। हाँ। कुछ था, चेक। हाँ प्लीज फोन से आप बता सकती हैं। अगर इश्क के बारे में कहें तो मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मतलब कि उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसे मेरा होना चाहिए, कि उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसे मेरा होना चाहिए, क्योंकि वो सदियों से मेरा ही है। This is so nice. This is so nice, and this is so deep as well. Thank you so much for this beautiful podcast. आप स्पेशली लखनऊ से आई धर्मसूत्रा के स्टूडियो में शूट कराने के लिए। I congratulate you for this beautiful success, और I believe कि इस पूरे देश में, दुनिया भर में किताबें जाएगी, किताब पढ़ी जाएगी, और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हियर, यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि मैं दूसरी किताब का वेट कर रहा हूँ, हमारी ऑडियंस आपकी दूसरी किताब का वेट कर रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज दूसरी किताब लिखना, और ज्यादा वक्त ना लगाना प्लीज। इतने साल ना लगे क्योंकि हम एज एन ऑडियंस हम स्टार्ट हो गई तो आते रहेगा, अभी तो आते रहेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड दिस वाज अ पॉडकास्ट। तो आखिरी इश्क किताब का नाम है, किताब लॉन्च हो चुकी है, आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाएगी, आपको नियर बाय शॉप पे भी मिल सकती है ना? अमेज़न पे बेसिकली, अमेज़न पे अभी आई है, अमेज़न से आप प्लीज खरीदिए। किताब बहुत कुछ बताती है, मैं ज़्यादा बता भी नहीं पाऊंगा किताब कितना कुछ बताती है, लेकिन यस, इस किताब को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो सवाल चलेंगे, उन सवालों के जवाब जो आपको अभी तक नहीं मिले थे, वो अब जरूर मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, और आखिरी इश्क पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू।